हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। तो कल मैंने आपके साथ अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन शेयर की थी। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए। और अगर आपको पीएचडी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। और जैसे अगर आपको पता होगा यूजीसी की नोटिफिकेशन दी जा चुकी है जिसमें ये बताया गया है कि अब कॉमन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हुआ करेंगे, जैसे कि नेट के स्कोर पर ही डिसाइड होगा। बट यस, एट प्रेजेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपना पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी रिटेन रखा है। तो जैसे इसी चेंजेस के साथ तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने भी अभी तक पेट रिटेन किया है। तो मैं कहती हूँ ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे और आपको स्ट्रेस है कि अब हम पीएचडी कैसे करेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। ठीक है। मैंने फॉर्म का नोटिस अपने सारे ग्रुप्स में शेयर किया। अगर आपके पास नहीं है तो आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी शेयर कर दूंगी। तो रिसर्च के लिए क्या पढ़ना होता है, अगर आप उनकी मुंबई यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन देखेंगे तो अगर आपके पास सर्क्यूलर नहीं है तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि क्या पढ़ना रहता है। ठीक है। तो एक बार अगर आपके पास वो नोटिस है तो आप जरूर वो ओपन कर लीजिए। और यस, मैं शेयर कर दूंगी। तो अदरवाइज मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, फिर उसी के लिए आज हम मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की कल की नोटिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने बोला ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स आर हियर बाय instructed to note that the present master's level, that is part 1 semester 1 and 2 syllabus of the regular program of the University of Mumbai, including that for the research methodology pertaining to the subject, is the syllabus for center based testing online ped 2024 for the concerned subject। तो कह रहे जो मास्टर्स लेवल का सब्जेक्ट रहता है पार्ट 1, ठीक है, जिसमें सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, तो वही सिलेबस रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड। ठीक है। तो जैसे हमें पता है अगर हम बीकॉम स्टूडेंट है और हम एमकॉम कर रहे होते तो हम एमकॉम में जाके रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते। तो वही हमारा सिलेबस रहेगा फॉर सेंटर बेस्ड टेस्टिंग। तो सीबीटी ऑनलाइन मोड इस बार एग्जामिनेशन ले रही है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ तो कॉमर्स रहेगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट द सेम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, तो उसी की बेसिस पर हमको स्टडी स्टार्ट करनी है। और मैं हमेशा नेट सेट की भी गाइडेंस देती हूँ, आप सबको पता है, और पीएचडी की भी। तो अब मैं आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मेथड्स एंड टेक्निक्स बुक है, सेकंड रिवाइज्ड एडिशन है, सीआर कोठारी सर का, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, इनको थैंक यू देते हुए इन्हीं की बुक से आज मैं आपको गाइडेंस दूंगी। और क्या होता है ना, जब हम पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट देते हैं या फिर हम प्रपोजल बना रहे हैं या फिर मैं बोलूँ हम कोई भी टॉपिक लेते हैं जब पीएचडी के लिए, तो हम ब्लैंक होते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि हमको कैसे करना है। तो मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है। अगर अब तक मेरे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े तो आप देख लीजिए। और उसमें मेरी नेट सेट के लिए पेपर 1 की गाइडेंस है। और अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से तो आप मेरा पेपर 2 वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, जैसे रिसर्च डिजाइन क्या होता है, या पीएचडी कैसे करनी है, या प्रोसेस क्या है, या मुझे कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, ये वाली रिसर्च लिस्ट है जिसका मैंने नाम रखा है और रिसर्च सीखे। क्योंकि मुझे लगता है हम सबको रिसर्च सीखनी चाहिए। भले हम टीचर्स हैं, हमको ईगो या फिर ऐसा नहीं समझना चाहिए, हमें सब आता है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसको इतने बेहतरीन से पढ़िए कि आप आने वाली जनरेशन इनफैक्ट किसी को गाइड कर सकते हैं। और आप सबको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर जब हम बन जाते हैं नेट सेट क्वालिफाई करके, पीएचडी भी मैंडेटरी आजकल। और फिर उसके बाद हमें भी जब गाइड्स बनना है तो ये सारी बेसिक नॉलेज हमें आनी भी जरूरी है। तो ये एक मैं कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ आज इन्हीं सर की बुक से, सैम्पलिंग डिजाइन, जिसको मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हैं, या फिर मुझे लगता है कि हमें इसकी कंप्लीट नॉलेज होती ही नहीं है। ठीक है, कुछ टर्म्स रहते हैं जैसे यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैंपल। तो इसी को मैं रीड करते आपको इजी वर्ड्स में समझाऊंगी आज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप रिसर्चर, आपके हाथ में हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब भी आप मेरे सेशंस कोई भी अटेंड करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर रिकॉर्डिंग सेशंस, तो आप प्लीज एक बुक लेके बैठिए। हम आज क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर आप नेटसेट के स्टूडेंट हैं या अगर आप पीएचडी एनरोल करें तो हम ये रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट पढ़ने लगे, सैम्पलिंग डिजाइन। तो इंश्योर दैट यू मेंटेन अ बुक, अ डायरी। एंड स्पेसिफिकली अगर मेरे से चैनल से ही जुड़े तो मेरे सब्जेक्ट्स में जो पढ़ा रही हूँ उसी के लिए एक बुक बना लीजिए। तो आप लिखिए टीचर कौन है, कंवलप्रीत मैम। फिर आप आज आज की डेट डालिए, और मैं हमेशा कहती हूँ टाइम भी डालिए, तो पता लगता है हमने कब स्टार्ट किया और कब एंड किया। ठीक है। और जैसे अगर ये आपको मेरा अभी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा मेरा सेशन, तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे साथ में नोट्स बना लोगे तो डबल लर्निंग हो जाएगी। ओके। फिर बाद में आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय सैम्पलिंग
डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सैम्पलिंग एंड डिजाइन। हम लाइफ में हर चीज डिजाइन करते हैं, भले वो घर हो हमारा या फिर हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय सेंसस एंड सैंपल सर्वे? ऑल आइटम्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट इन यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ऑल आइटम्स इन अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी मतलब जैसे अगर आप में बस ट्रांसपोर्टेशन पर स्टडी करिए, बस कम्यूटर्स पर, तो जितने भी बस कम्यूटर्स है इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी मतलब रिसर्च जिस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो देखिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, ऑल आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर आइटम्स मतलब चीजें नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों की, रिस्पॉन्डेंट्स की, जिससे हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो इनको यहाँ बोलते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अब क्या यूनिवर्स और पॉपुलेशन में हमारे पास कोई डिस्टिंग्विश या दोनों टर्म है तो ये भी पढ़ेंगे। अ कंप्लीट एन्यूमरेशन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब टोटल काउंट ऑफ ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस इंक्वायरी। तो जब आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि कंप्लीट एन्यूमरेशन, टोटल काउंट अगर हम करते हैं किसी आइटम्स इन द पॉपुलेशन उसको बोलते हैं सेंसस। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट 10 साल में एक बार सेंसस करते हैं और उसमें पूरा इंडिया कवर होता है। तो जब भी कुछ पूरा काउंट हो रहा है उसको हम सेंसस बोलते हैं। ओके, तो हम पूरे इंडियंस को काउंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेंसस इंक्वायरी। सेंसस की स्पेलिंग देख लीजिए। एन्यूमरेशन का मतलब अगर नहीं पता तो वो भी पता होना चाहिए। अब जो एन्यूमरेशन कर रहा है, काउंट करता है, उसको बोलते हैं एन्यूमरेटर। तो ये क्वेश्चन हमारे नेट सेट में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन हमें पीएचडी में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट कैन बी प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मतलब एज्यूम दैट इन सच एन इंक्वायरी मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन में व्हेन ऑल आइटम्स आर कवर्ड नो एलिमेंट ऑफ चांस इज लेफ्ट एंड हाईएस्ट एक्यूरेसी इज ऑब्टेन। कह रहे जब हमने पॉपुलेशन पूरी कवर कर ली, ऑल आइटम्स, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमने किसी को छोड़ दिया, मतलब किसी से डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं इसमें हमारी हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं सैंपल में एक्यूरेसी कितनी होती है, सैंपल में एक्यूरेसी कम होगी एज कंपेयर टू अदर। जब मैं पॉपुलेशन या सेंसस का सर्वे कर रही हूँ, जब आप सब लोगों से डेटा कलेक्ट कर लोगे तो डेफिनेटली वो 100% आपको रिस्पॉन्सेज मिल गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बट इन प्रैक्टिस दिस में नॉट बी ट्रू। ऐसे एक्चुअल में नहीं होता कि हर हर बार सेंसस करें। तो क्वेश्चन आ सकता है किस डेटा कलेक्शन में सबसे ज्यादा हमारी हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है। तो याद रखिए जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं सेंसस से, पूरी पॉपुलेशन से, इवन द स्लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ बायस इन सच एन इंक्वायरी विल गेट लार्जर एंड लार्जर एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस। कह रहे थोड़ी सी भी अगर बायस हो गया, थोड़ा सा भी कुछ हमने, बायस अभी क्या होता है ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ेगी। बायस मतलब कहीं पर भी हमसे गलती होगी, जैसे अब क्या होता है मैं अगर डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने अपने पसंद के लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो बायस हो जाएगा। ऐसी इंक्वायरी में वो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस मतलब जैसे जैसे हम लोगों से सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे ये बायस भी बढ़ता जाएगा। मोर एवर देर इज नो वे ऑफ चेकिंग द एलिमेंट ऑफ बायस और इट्स एक्सटेंट एक्सेप्ट थ्रू अ रीसर्वे और यूज ऑफ सैंपल। कह रहे हम कोई भी तरीके से ये बायस नहीं डिटेक्ट कर पाते एक्सेप्ट अदर देन हम या तो जाके वापस सर्वे करें और सैंपल चेक्स रखें। Besides, this type of inquiry involves a great deal of time, money and energy. तो ये सेंसर्स के डिसएडवांटेजेस है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कि आपको पूरी इंडिया को कवर करना है, मनी भी लगेगा। आप जब एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करेंगे तो वहां से डेटा कलेक्शन, उनका आना जाने का खर्चा, टाइम, वो सब लगेगा, एनर्जी। Therefore, when the field of inquiry is large, this method becomes difficult to adopt because of the resources involved. तो कौन से हमारे रिसोर्सेज हो गए, टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो कह रहे जब बहुत ज्यादा हमारे पास लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो ये मेथड बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, बिकॉज इसमें टाइम, एनर्जी एंड मनी भी जाता है। एट टाइम्स दिस मेथड इज प्रैक्टिकली बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी। तो एक ऑर्डिनरी रिसर्चर पूरी इंडिया कवर नहीं कर सकता। इवन द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स दिस इन वेरी रेयर केसेस सच एज पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड। तो कह रहे गवर्नमेंट भी पूरी कलेक्शन नहीं कर पाती डेटा पूरी पॉपुलेशन से, और वो भी 10 साल में एक ही बार पॉपुलेशन सेंस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एफर्ट। और अगर हम सब कुछ यही करने बैठ गए तो बाकी दुनिया हम क्या करेंगे। Further, many a time it is not possible to examine every item in the population, and it is very difficult कि हम हर आइटम मतलब रिस्पोंडेंट जिससे हम डेटा कलेक्ट करें उनको स्टडी करें। एंड समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू obtain sufficiently accurate results by staying only a part of the total। तो कह रहे कुछ हद तक ऐसे पॉसिबल होता है कि जरूरी नहीं है पूरा सर्वे पढ़ के ही करेक्ट आंसर आए, रिस्पॉन्सेज आए। हम कुछ पार्ट ऑफ द स्टडी कर सकते हैं, मतलब कुछ सैंपल सेलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। इन सच केसेस देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ सेंस। तो सेंसस सर्विस कब यूजफुल है और कब नहीं ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, पैथोलॉजी लैब में अब टेस्टिंग होती है, अब बीमार होते हैं तो ना वो पूरी बॉडी का खून ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं। मम्मी घर में चावल बना रही, वो देखती है कच्चे है कि पक गए, तो उसमें से 1 स्पून लेती है, 2 दाने लेती है, ऐसा नहीं ना पूरा
मतलब वेसल में से पूरा, मैं उसको पतीला बोलती हूँ, उसमें से ले लेते, नहीं होता ऐसे। तो जहां पर हम सेंसस की यूज नहीं है, हम वहां सेंसस नहीं करते, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एनर्जी सच एज टाइम, रिसोर्सेज एंड मनी। एंड ड्यूरिंग पीएचडी डेफिनेटली वी ऑल नो वी हैव टाइम constraints, and it is not even useful, as they correctly mentioned, there is no utility of census survey. However, it needs to be emphasized that when the universe is small one, it is no use resorting to. तो अगर आपका यूनिवर्स ही छोटा है, आप कोई निश स्टडी करें, जैसे अगर मैं इस बात करूं, सपोज हम कोई ऐसी स्टडी करिए कि जिनको एज के साथ कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कोई ऐसी डिजीज है जिसमें बहुत कम लोग अफेक्टेड हुए, तो अगर वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर वो सिर्फ 25-30 लोग हैं, तो वो पॉपुलेशन ही बहुत कट हो जाएगी, तो वहां पर सैंपल नहीं चलेगा, वहां पर आपको पूरी पॉपुलेशन ही लेनी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। व्हेन फील्ड स्टडीज आर अंडरटेकन इन प्रैक्टिकल लाइफ, कंसिडरेशंस ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली लीड टू अ सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू आइटम्स। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब स्टडी करते हैं, आप फ्यू आइटम्स, फ्यू लोगों से ही डेटा कलेक्ट करते हैं। The respondent selected should be as representative of the total population as possible in order to produce a miniature cross section. तो कह रहे जो रिस्पॉन्डेंट्स हमने सेलेक्ट किए वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए कि पूरे पॉपुलेशन के, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी सपोज मैं स्टडी कलेक्ट कर रही हूँ जो बच्चे कॉपी करे एग्जाम में, और मैं उन्हीं बच्चों से जाके डेटा कलेक्ट कर रही हूँ जो बच्चे एग्जाम में कॉपी नहीं करते, तो यहाँ पर मेरी रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगी। द सेलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट constitute what is technically called a sample। तो हमने जिनको पॉपुलेशन में सेलेक्ट किया उसको हम बोलते हैं सैंपल, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। देखिए हर लाइन में व्हाट इज इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक हमने सैंपल का मतलब समझा कि पॉपुलेशन में से हम कुछ सेट को, सबसेट को सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज सेंसस, सेंसस के डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आ रहा है, और जैसे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट आप क्वालिफाई क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको देखनी है कि सीट्स कहाँ पर अवेलेबल है, पीएचडी की एडवर्टीजमेंट्स आती है, आप उनके वेबसाइट पर, जैसे सपोज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पर चेक करना है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने पीएचडी को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज मतलब इट इज नॉट ओनली इन द, मतलब पूरी सिर्फ यूनिवर्सिटी के पास ही नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी होती है, उन्होंने सेंटर्स बना दिए अपने एफिलेटेड सेंटर्स, तो जैसे आप जो सेंटर से करेंगे तो वो एफिलिएशन रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का, ठीक है। तो आप चेक कर सकते, जैसे कोई कॉलेज आपको पता है वो कॉलेज में पीएचडी सेंटर है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए, देखिए वो सेंटर कॉमर्स के लिए है, साइकोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स, तो जो भी आप डोमेन से है आप उसमें पीएचडी सेंटर्स ढूंढिए, और वहां पर जाके आप देखिए अगर उन्होंने वेबसाइट पर अपडेट किया है कि एप्लीकेशन, उनके पास सीट्स अवेलेबल है, जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है उनके लिए सेपरेट सीट्स अवेलेबल होती है, या फिर आपको पता है वहाँ पर 4 सीट्स कॉमर्स के लिए, और वो एडवर्टीजमेंट आ चुकी है, जैसे कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप से भी ऐड कर लूंगी। हमारे पास ऑल इंडिया पीएचडी ग्रुप भी है जिसमें हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं आगे सबसे शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी से आप एनरोल होना चाहते हैं, आप जो से रिसर्च सेंटर से एनरोल होना चाहते हैं, उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, वहां पर आप देखिए एप्लीकेशन है तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद ये हमें सब पता होना चाहिए। द सर्वे सो कंडक्टेड इज नोन एज सैंपल सर्वे। तो ये जब सैंपल्स को लेकर हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे। एल्जेब्रिकली लेट द पॉपुलेशन साइज बी एन। तो पॉपुलेशन जब बड़ा एन यूज करते कैपिटल एन, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। एंड इफ अ पार्ट ऑफ साइज एन, तो उसमें से जब हम पार्ट सेलेक्ट करें उसको स्मॉल एन विच इज लेस देन एन ऑफ द पॉपुलेशन इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम रूल। नाउ ये रूल क्या है, तो इसमें सैंपल साइज कैलकुलेटर्स, मैजिक फॉर्मूला नंबर, ठीक है। पीएचडी के लिए जैसे लार्जर सैंपल साइज, आप रिसर्च पेपर कर रहे हैं, डिपेंड्स, आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो उसमें रिस्पॉन्डेंट्स कम रह सकते हैं, अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूँ, अगर आप एक निश ऑडियंस पर, सपोज सीनियर सिटीजन्स को एक प्रॉब्लम है, कोई मैं डिजीज का अगर नाम लूँ, तो वो काफी कम लोगों को अफेक्ट हुई है सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन निश्चित होगी, तो वहां पर आप सैंपल साइज कम रख सकते हैं, बट वो कितना कम होना चाहिए ये भी आजकल हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम चेक कर सकते हैं, सपोज हम ऐसी स्टडी करें जिसमें हमें बहुत सारे कंज्यूमर्स, कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो उस पर लार्जर सैंपल साइज हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगेन एवरीथिंग हैज टू बी डिजाइन साइंटिफिकली। I always give a disclaimer for all my research sessions that whatever you are doing, whatever you have plans or whatever you are thinking to do, ensure that it matches with the guidelines of the university with which you are enrolled with, or you should get in touch with your guide if the research supervisor has been allotted to you. Ensure that you are taking or discussing with them and seeking their permission before you decide something for your study. Okay. Otherwise, अगर आप एक independent रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्चर है, तो आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि 50 लोगों से डेटा कलेक्ट कर दिया और 100 लोगों का बता दिया। ओके, सो इंश्योर दैट योर रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिकली एंड यू आर फॉलोइंग एथिकली एवरीथिंग।
ओके, तो यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं बड़ा एन मतलब पॉपुलेशन और छोटा एन मतलब हमारा सैंपल साइज। फॉर सम कैरेक्टरिस्टिक्स द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ दिस एन यूनिट्स इज नोन एज सैंपल। तो अभी हमें पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में नेट सेट में सैंपल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। Researcher must prepare a sample design for a study, that is he must plan how a sample should be selected of what set। तो सिलेक्शन कब करनी है, सैंपल कब बनाना है, डेफिनेटली पूरी रिसर्च परस्यू करने से पहले। अब जैसे मुझे पता होना चाहिए मैं किन से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, आई एम कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम टीचर्स हु आर टीचिंग इन एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। Again, I can narrow it down only commerce colleges. Again, I can narrow it down only aided section. Okay, and फिर उसको भी अगर आपको narrow down करना है तो further आप कर सकते हैं only in western suburbs और only in central। ओके, तो ऐसे आप नैरो डाउन करते जाइए। Implications of a sample design: a sample design is definite plan for obtaining a sample from a given। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। सैंपल डिजाइन क्या होता है कि वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। आई होप सो अगर अब तक मेरे सेशन से जुड़े आपको पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इट रेफर्स टू द टेक्निक और द प्रोसीजर ऑफ रिसर्चर वुड अडॉप्ट इन सेलेक्टिंग आइटम्स। तो सैंपल डिजाइन मतलब एक टेक्निक और एक प्रोसीजर है जिससे एक रिसर्चर सेलेक्टिंग आइटम्स करता है फ्रॉम द for the sample। Sample design may as well lay down the number of items to be included in the sample, that is the size। अब कितना sample size होना चाहिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। सैंपल डिजाइन इज डिटरमाइंड बिफोर डेटा आर कलेक्टेड। तो एक क्वेश्चन आ सकता है सैंपल डिजाइन कब होता है, बिफोर डेटा कलेक्शन, आफ्टर। तो जब आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमको बोलते हैं सीक्वेंस लगाने को, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर लगाने को, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। देयर आर मेनी सैंपल डिजाइन फ्रॉम विच अ रिसर्चर कैन चूज। कौन से सैंपल डिजाइन से और कौन सा चूज करना है ये देख लेते हैं। सम डिजाइन आर रिलेटिवली मोर प्रिसाइज एंड ईजियर। तो कुछ डिजाइन बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट होते हैं और ईजियर टू अप्लाई देन अदर्स। रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट प्रिपेयर अ सैंपल डिजाइन विच शुड बी रिलायबल एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब हमें याद रखना चाहिए कुछ चीजें स्पेसिफिक टू डोमेन होती है, जैसे मैं सोशल साइंस के अंडर आती हूँ, कॉमर्स। कुछ चीजें अभी जैसे टेक्नोलॉजी वाले उनके अंदर अलग होगा। अगर आपकी ऑडियंस क्या भी, जैसे मैं लेबोरेटरी में तो काम नहीं करती हूँ, मैं केमिस्ट्री से नहीं हूँ, मैं फिजिक्स से नहीं हूँ, तो मुझे ये सब पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रीम के लिए, मेरी रिसर्च के लिए क्या सुटेबल है। ओके, सो इट इज ऑलवेज अवर ड्यूटी, इट इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट वी आर टॉकिंग विद एक्सपर्ट्स हु बिलोंग फ्रॉम आवर डोमेन ऑल्सो। देयर आर सम थिंग्स, ओके, सम गाइडलाइंस which always remain the same, specific for each and every course or each and every stream or each and every discipline, but there are certain things which have to be specific, which have to be related to my specific domain। सबसे पहले स्टेप्स इन सैंपल डिजाइन पढ़ लेते, तो क्वेश्चन इस पर बहुत बार आया, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आएगा, अगर आप कॉमर्स पेपर 2 पढ़ रहे हो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, और अगर अब हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जा रहे हैं तो उसके लिए भी आएगा। While developing a sampling design, the researcher must pay attention to the following points। सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिवर्स। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एनी सैंपल डिजाइन इज टू क्लियरली डिफाइन द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक्निकली कॉल्ड द यूनिवर्स टू बी स्टडीड। हम किसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। द यूनिवर्स कैन बी फाइनाइट, अंडरलाइन। यूनिवर्स यूनिवर्स तुम्हारा फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। नाउ व्हाट इज फाइनाइट वी ऑल नो, which can be counted, and infinite which cannot be counted। In finite universe the number of items is certain, but in case of infinite universe the number of items is infinite। तो अगर मेरा पॉपुलेशन ऐसा है जो फाइनाइट है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट यूनिवर्स में इनफाइनाइट रहता है। वी कैन नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। आई गिव यू एन एग्जांपल। Suppose I'm studying, I'm collecting data from BCom students of a particular college. So definitely in that particular college, I know the number of students in BCom. Now we have different years. So class, suppose FY BCom, so SY BCom, TY BCom. So then I can make a total of all these courses, all the program. ठीक है, पूरा प्रोग्राम बीकॉम का। सो फर्स्ट ईयर में सपोज आई हैव 3 डिविजन्स, सो 120 into 3 विल बी 360। सिमिलरली फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सो ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा, फाइनाइट पॉपुलेशन, बिकॉज आई नो द काउंट ऑफ स्टूडेंट। ओके, एंड हर वो स्टूडेंट बिना एडमिशन के लिए कॉलेज में आ नहीं सकता। तो जब वो बिना एडमिशन के कॉलेज के आ नहीं सकता तो मुझे काउंट पता है एटलीस्ट एबीसी कॉलेज का। ओके, अब मैं बोलूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का काउंट मुझे बीकॉम का चाहिए, फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम, थर्ड, वो भी फाइनाइट है, बिकॉज यूनिवर्सिटी भी कंट्रोल रखते हैं, यूनिवर्सिटी के पास भी डेटा आता है हर कॉलेज का। ठीक है, बट अगर सपोज मुझे स्टडी करनी है कि कितने लोग मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं या कितने लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, वो मेरे पास काउंट नहीं है, बिकॉज टुडे यू मस्ट बी बाइंग समथिंग फ्रॉम मिंत्रा एंड टुमारो विल नॉट बी बाइंग। सो इन सच केसेस वी डोंट नो द काउंट, so that is called as infinite population। Okay, so the population of a city, now see population of a city, the number of workers in a factory and the like are examples of finite universe। whereas the number of stars in the sky, हमें नहीं पता कितने सितारे, listeners of a specific radio program, कोई मूवी टेलीकास्ट हो रही है, कोई रेडियो का है, मुझे नहीं पता कितनी ऑडियंस सुन रही है, थ्रोइंग ऑफ अ आर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स। तो ये हमें समझ आया यूनिवर्स। तो अगर अब मैं स्टडी कर रही हूँ बस कम्यूटर्स पर, तो मुंबई में कितने लोग भी बीएसटी बस यूज कर रहे हैं, ये यूनिवर्स है।
ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, सिर्फ मुंबई का। अगर पूरी इंडिया में कितने बस ट्रांसपोर्ट यूजेस है या पूरे वर्ल्ड में, तो वो फिर पूरे वर्ल्ड का हो जाएगा। ओके, तो मुझे पता होना चाहिए कि यूनि अब मुझे पता है, सपोज एज पर द न्यूज़पेपर स्टैटिस्टिक्स देयर आर 33 lakhs पीपल ट्रैवलिंग डेली बाय बीएसटी बस इन मुंबई, बट आई डोंट हैव अ रिकॉर्ड, ठीक है, कि हाउ मेनी पीपल, मतलब वो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो रोज ट्रैवल कर रहे हैं, दिस कम्यूटर्स आर ट्रैवलिंग डेली। ओके, तो क्या होता है ना, मेरे पास उसका सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब कोई लिस्ट नहीं है ऐसा तो नहीं है ना कवलप्रीत बीएसटी बस के पास रजिस्टर्ड है और कवलप्रीत रोज बस में जा रही है। ओके, तो ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसलिए जैसे बीकॉम के स्टूडेंट्स के पास रोल नंबर है, हमारे पास परमानेंट एनरोलमेंट नंबर रहता है उनका, तो यूनिवर्सिटी के पास काउंट है तो उसको फाइनाइट कहेंगे, और जहां पर काउंट नहीं है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। आई एम होप सो आई एम क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट। अ डिसीजन हैज टू बी टेकन कंसर्निंग अ सैम्पलिंग यूनिट बिफोर सेलेक्टिंग सैंपल। सैम्पलिंग यूनिट जानना जरूरी है बिफोर हम वी डिसाइड ऑन द सैंपल। नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट में भी ज्योग्राफिकल वन सच एज स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो आप ज्योग्राफिकल वन डिसाइड कर सकते हैं। सपोज आप मुंबई में बात करें तो मुंबई का वेस्टर्न, मुंबई का मैं बोलूँ साउथ बॉम्बे, ठीक है, और अ कंस्ट्रक्शन यूनिट सच एज अ हाउस फ्लैट एक्सेट्रा, or it may be a social unit such as family club school, or it may be an individual, ठीक है। the researcher will have to decide one or more of such units that's it। तो अब जैसे मेरा सैम्पलिंग यूनिट क्या है, बस कॉम्यूटर्स। कौन से बस कॉम्यूटर्स, सिर्फ बीएसटी बस कॉम्यूटर्स। वो कहाँ पर जा रहे हैं, मुंबई में, तो मुंबई का भी हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है। अब मेरा क्वेश्चन है आपको, क्या मुंबई में पालघर आता है, क्या मुंबई में थाने आता है। तो जब मैं बोल रही हूँ मेरी स्टडी मुंबई रीजन में, तो डेफिनेटली इट डज नॉट कवर पालघर, इट डज नॉट कवर थाने। सो इट मीन्स पीपल कम्यूटिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मुंबई बाय बीएसटी बस बिकम्स माई सैम्पलिंग यूनिट। ओके, और इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेंट में सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, वैसा हो जाएगा। तो रिसर्चर विल हैव टू डिसाइड वन और मोर ऑफ सच यूनिट दैट इज टू सेलेक्ट फॉर स्टडी। नाउ कमिंग टू द सोर्स लिस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है नेट सेट में। अब सैम्पलिंग फ्रेम मैंने जैसे आपको बताया, आप रजिस्ट्री होती है डायरी, जैसे आप चेक कर सकते हो मुंबई यूनिवर्सिटी के कितने एफिलेटेड कॉलेजेस है और कितने बीकॉम स्टूडेंट्स है, तो वहां मेरा रिकॉर्ड है। फ्रॉम विच सैंपल इज टू बी ड्रॉन, इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स इन केस। देखो ये सैम्पलिंग फ्रेम हमेशा फाइनाइट यूनिवर्स में ही आता है, बिकॉज इनफाइनाइट में तो मुझे पता ही नहीं ना कितने लोग बस में रोज जा रहे हैं, या फिर सेकंड में बोलूं मिंत्रा से कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इफ सोर्स लिस्ट इज नॉट अवेलेबल, रिसर्चर हैज टू, नॉट बिग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तो अपनी स्टडी में नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं बोल रही हूँ सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, तो हमें ये भी याद रखना है, जब सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होता है 99% वी आर गोइंग टू यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, हम सैम्पलिंग फिर प्रोबेबिलिटी नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग फ्रॉम वेर वी कैन ड्रॉ दिस। ओके, तो याद रखिए कि रिसर्च में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको कैसे पता लगता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करें या नॉन प्रोबेबिलिटी, जब आपके पास सैंपल फ्रेम होता है। सैंपल फ्रेम कैसे पता लगेगा, पहले मुझे पता होना चाहिए मेरा सैंपल कौन है। मुझे कैसे पता लगेगा मेरा सैंपल कौन है, उसके पहले मुझे पता होना चाहिए मेरा यूनिवर्स कौन है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ओके, तो हर चीज के लिए आपके पास फॉर्मूला अलग हो जाएंगे। सच अ लिस्ट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, करेक्ट, रिलायबल, तो ये कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, इस पर आप भरोसा कर सकते हो, अप्रोप्रिएट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सोर्स लिस्ट टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, तो आप जहां से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो सिमिलरली ये लिस्ट भी रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं है ना मैंने एक लिस्ट बना ली कि सारे लोग रोज बस में जा रहे हैं और वो लोग एक्चुअली बस में नहीं जा रहे हैं। फिर साइज ऑफ सैंपल, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स टू कॉन्स्टिट्यूट, तो कितने नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करने पॉपुलेशन से। अब जब मैं बोल रही हूँ 33 lakhs रोज बस में जा रहे हैं लोग, तो मैं क्या 33 lakhs से पास डेटा कलेक्ट करूंगी, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मुझे ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव। अब ये कैसे पता लगता है, वी हैव सैंपल साइज कैलकुलेटर ना। अगर आपको एक टेक्निक पता होगी स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल, अगर आप वो अपने स्टडी में यूज करें, उसका भी एक सैंपल साइज कैलकुलेटर है, ठीक है। फिर हमारे पास एक मैजिक फॉर्मूला होता है कि आपने सुना होगा, इतने डेटा इतने लोगों से कलेक्ट कर लीजिए। फिर हमारे पास बहुत सारे मेथड से साइंटिफिकली जो प्रूवन होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिस पर आप डिसाइड करते हैं कि अगर पॉपुलेशन इतनी है तो मुझे कितने लोगों से डेटा कलेक्ट करें। एंश्योर दैट वेन एवर यू आर डूइंग गुड रिसर्च स्टडी, गुड रिसर्च पेपर, यू आर राइटिंग अ गुड रिसर्च पेपर, or you are proposing your PhD, ensure that you have used all these good sources, the sample size calculator or someone's formula, and then only to proceed with the data collection. बिकॉज ऐसे नहीं होता ना, मुझे किसी ने बोल दिया आप 1000 से डेटा कलेक्ट करो, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ वैलिड रीजन, और यू कैन ऑलवेज डिफेंड और जस्टिफाई दैट व्हाई यू हैव सेलेक्टेड ओनली दिस नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पीएचडी में एंड में वाइवा के ड्यूरिंग पूछी ही जाएगी। और जब आपकी थीसिस कंप्लीटेड गिव्स ऑल द आंसर्स, देन डेफिनेटली द क्वेश्चंस रिड्यूस हो जाते हैं, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड की लेवल ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छी है। द साइज ऑफ सैंपल शुड नाइदर बी एक्सेसिवली लार्ज नॉट टू स्मॉल, इट शुड बी, तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए बहुत कम भी नहीं। एन ऑप्टिमम सैंपल इज वन इज
फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेटिव, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक अच्छा सैंपल एफिशिएंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल। While deciding the size of the sample, researcher must determine the desired precision as also as excellent। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपने देखा होगा 95% करेक्ट डेटा, 99%। देखो, आप साइंस स्ट्रीम से तो आपका 5% भी मार्जिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो लोग 99% पर काम करते हैं। और जैसे कि कॉमर्स में, सोशल साइंस में 95% पर हो जाता है। ओके, तो लेवल ऑफ प्रिसिशन, एक्यूरेसी कितनी मतलब एक्सेप्टेबल है, उसमें वो सब इसमें आ जाएगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ लार्जर वेरिएंस, यूजुअली अ बिगर सैंपल इज नीडेड। ठीक है, कब बिगर सैंपल चाहिए, कब, ये सब जब वेरिएंस। ठीक है, ये सब टेक्निकल टर्म्स है जो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, आप स्टैटिस्टिशियन से हेल्प लेते हैं, आप खुद स्टडी करते हैं, तो आपको पता लगता है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी केप्ट इन व्यू, फॉर दिस ऑल्सो लिमिट द, तो कितना पॉपुलेशन था टोटल, कितना सैंपल साइज आना चाहिए। द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ रिसर्च स्टडी मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डिसाइडिंग द साइज ऑफ द सैंपल। कॉस्ट टू डिक्टेट्स द साइज। ठीक है, कॉस्ट मैटर करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कितना खर्चा आता है जब वो सेंसस करते हैं। एज सच बजटरी कॉन्स्टेंट मस्ट इनवेरिएबली टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी डिसाइड द सैंपल। तो ये सारी चीजें फैक्ट, अभी आपको 3 मंथ्स में रिसर्च करनी है, थोड़ी ना आप 3 लाख लोगों से डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, तो यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग। पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट in determining the sample design, watch must consider the question of the specific population parameters which are of interest. अब पढ़ते example, we may be interested in estimating the proportion of persons with some characteristics। हम देख रहे हैं कुछ percentage of persons जिनको ये characteristics है population में, और we may be interested in knowing some average or the other measure concerning the population। There may also be important subgroups in the population about whom we would like to make estimate। जैसे अब मुझे पढ़ना है कि सपोज मेरी बीएसटी बस कितनी डिसेबल्ड फ्रेंडली है, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम्स है या फिर वो अच्छे से चल नहीं सकते, तो वो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट वो कितना है ये पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है, और मैं उसके हिसाब से उसके ऊपर कैलकुलेशन करूँ। अब देयर इज अ चांसेस कि आप 30 ट्रिप्स करते हो तो आपको एक हैंडीकैप या स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मिलता है। ओके, तो ये सब हो जाएगा कि फिर उसमें उसमें इसमें बताया है कि you be interested in knowing some average or the other measure concerning the population। There may also be important subgroups in the population। Suppose I'm studying on how differently able people are able to manage public traveling in public transport, तो वो है ना बहुत ज्यादा proportion नहीं होगा। All this has a strong impact upon the sample design। We so you have to understand कि parameters of interest कैसे है और उसका subset कैसे बनेगा। Budgetary constant हमको पता है, ये मैंने already बता दिया। Sampling procedure, finally the researcher must decide the type of sample he will use, that he must decide about the technique, probability, non-probability in selecting the items। In fact, this technique or procedure stands for the sample design। There are several sample designs explained in the pages, out of which the researcher must choose one for his study। Obviously, he must select that design for which a sample size and for cost has a smaller sample। Now, what are sampling errors? How we can reduce them? ये नेट सेट के क्वेश्चन है, हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये भी मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक जो मेरा था पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के ध्यान में रखते हुए, या फिर मैं बोलूं आपको मुझे नेट सेट के लिए पढ़ाना है, तो देख लेते हैं। रिसर्च पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। तो सब लोग जो बीएसटी बस से जा रहे हैं, अब बीएसटी बस मुंबई में आती है, अगर मैं पूरी वर्ड की स्टडी करती हूँ तो पूरी वर्ड। सैंपल सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर डेटा, तो इसी में से मैं पॉपुलेशन सेलेक्ट करूंगी कि कितने लोग बीएसटी बस में। सपोज मैं सेलेक्ट करती हूँ ओनली वेस्टर्न सबब, तो वेस्टर्न सबब कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है ये मुझे पता होना चाहिए। पॉपुलेशन, द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन लाइक द मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज पैरामीटर, तो इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। पॉपुलेशन पी, पैरामीटर पी। सैंपल के लिए द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, तो सैंपल में स्टैटिस्टिक। एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। ये नेट सेट के बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रिमेंबर पी population, P parameter, S sample, S statistic। Parameters and characteristics of the population are the focus of the study। तो यहाँ पर क्या है focus of the study? Parameters और character। Data collected from the sample is used to make inferences। What is inferences about this? ये जब आप inferential study करते हैं, देखिए डेमोग्राफिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो फीमेल्स कितने मेल्स कितने, पर जब आप इन्फ्रेंशियल एनालिसिस मतलब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, काई स्क्वायर लगा सकते हैं, टी टेस्ट लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। डिफिकल्ट टू, जब हम जनरलाइज करने वाले, यस, हमको जनरलाइज करना है कि पॉपुलेशन पर हम आगे जाके ये मेरा डेटा किसी और मतलब ये स्टडी मेरी वापस रिपीट होगी तो उसका क्या आंसर सेम आ सकता है, या फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज एप्लीकेबल इन मुंबई इज द सेम एप्लीकेबल इन फॉर दिल्ली बस कम्यूटर्स। डिफिकल्ट टू एक्सेस पॉपुलेशन, डिफिकल्ट टू एक्सेस एंड गैदर डेटा फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन, तो इसके डिसएडवांटेजेस है। और मोर फीसिबल एंड प्रैक्टिकल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ सैंपल विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम फ्रेम। ये आप रीड कर सकते हैं। मैं हो
2 मिनट पॉज ले रही हूँ, ये सेम ही चीज है बट इजी लैंग्वेज में है, तो एक बार रीड कर लीजिए। Universe, all possible items in a set. The universe are shoppers in USA means all the US shoppers. सब यूएसए में जो शॉपिंग करते हैं, इन मार्केट रिसर्च वी कैन स्टडी ऑल ऑफ देम बिकॉज देयर आर टू मेनी सैंपल, देयरफॉर वी स्टडी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो ये पूरे यूएस में जितने लोग शॉपिंग करते हैं और उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम कोई मेथड से सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होगा शॉपर्स का। तो आई डोंट नो ना हाउ मेनी पीपल आर डेली गोइंग टू शॉपर स्टॉप फॉर शॉपिंग एंड हाउ मेनी आर एक्चुअली बाइंग एंड हाउ मेनी आर जस्ट अ विंडो शॉपिंग। सैम्पलिंग फ्रेम्स जो मैंने बताया, डायरेक्टरी देखो, टैक्स रिकॉर्ड्स, फोन बुक्स, इंडिया में कितने लोग टैक्स भरते हैं, फोन बुक्स, सेंसस डेटा, मैप्स, यूजफुल डेटा। इन सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, हाउएवर द होल पॉपुलेशन इज रेयरली अवेलेबल फॉर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग फ्रॉम द सबसेट ऑफ द अवेलेबल, तो ये पॉपुलेशन में द सैम्पलिंग फ्रेम है। मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग फ्रेम लिस्ट ऑफ, जो आपको सोर्स मिल सकता है हर पॉपुलेशन में। डिफिकल्ट टू गेट सोर्स, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। इसी के बेसिस में मुझे प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आई होप सो आपको समझ आ चुका है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। देखिए क्या हो रहा है ना, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट हमेशा मैं बोलूंगी वेग रह जाएंगे, या फिर ऐसे रहेगा कि सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ हम टीचर्स की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट ओनली स्टडिंग फॉर माई सेल्फ बट आई एम इंश्योरिंग दैट कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे भी आगे बढ़े। भले वो बच्चे टीचर्स है, भले वो बच्चे अभी न्यू एंट्रेंस है पढ़ाई में, जो भी है, तो इट इज माई ड्यूटी कि आई इंश्योर दैट कि कंप्लीट नॉलेज मिले और सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं मिले। ओके, तो ये सेशन यूजफुल है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हमारा पेपर 1, जनरल पेपर 1 का यूनिट 2 है। अगर आप कॉमर्स है तो आपको यूनिट 5 के लिए यूजफुल है। अगर आप पीएचडी रिसर्चर है तब भी आपको यूजफुल है, आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको यूजफुल है। और अगर आप किसी को आज पढ़ाने जाने वाले हैं, तो आप मेरा सेशन भी देख के जा सकते हैं। ओके, आई बिलीव जब बच्चों को हम एग्जाम्पल्स देते हैं, किसी को भी आप एग्जाम्पल देते हो, थोड़ी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इट बिकम्स ईजियर टू रिमेंबर। एंश्योर दैट यू आर फिलिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का पेट एप्लीकेशन। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मुझे आप बताइए कि कौन से टॉपिक पर आपको डाउट आ रही है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। All the best. God bless you.